हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत अधिकार एजुकेशन में। और आज हम इतिहास के जो है चौथे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो इसमें चलिए हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है, इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से जो हमारा ये था ऋग्वेद की बात है। देखिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक क्या है? वेद है। और वेद कितने हैं? 4 है। वेद हमारे 4 हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे हम सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आपको याद रखना है। वो है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है आग का देवता है, इंद्र जो है युद्ध का देवता है, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय यानी कि सोमरस तैयार किया जाता है। उसके बाद वैदिक ग्रंथों की रचना जो है मुख्यतः ऋषियों ने की है, और आचार्य विद्यार्थियों को इन्होंने अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। और अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो महिलाओं ने भी की है। और ऋग्वेद की भाषा की जब बात कीजिए तो ऋग्वेद की भाषा जो हमारा है वो संस्कृत है, यानी कि वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। और हम लोग जो संस्कृत स्कूल में पढ़ते हैं इससे थोड़ा भिन्न है, इससे थोड़ा अलग है। आगे हम देखते हैं कि क्या है जी, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा जो है भारत यूरोपीय परिवार की भाषा का हिस्सा। हमारा संस्कृत भाषा जो है भारत और यूरोपीय भाषा यानी कि भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषा जैसी फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाओं, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार का से जुड़ी हुई है। और इन्हें जो है एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इन्हें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे आप देखिएगा, मातृ जो है ये हमारे संस्कृत शब्द हैं, माँ हमारा हिंदी शब्द है, मदर हमारा अंग्रेजी शब्द है। क्या तुम्हें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषा ये बोली जाती है। जैसे आप पूर्वोत्तर प्रदेशों में देखिएगा, तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश में जो है यानी कि मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। हम जो है इसमें हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी जाती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है। देखिए, हम जो आजकल किताब पढ़ते हैं क्या होता है? लिखा होता है, छपा। लेकिन ऋग्वेद का क्या था? उसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता, मतलब सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना कई सदियों के बाद पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। इतिहासकार जो है, इतिहासकार ऋग्वेद को का अध्ययन कैसे करते हैं? यानी इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार जो है पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेष के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं हमारे इतिहासकार। तो ऋग्वेद में कुछ सूक्त जो है वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के बीच में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी सूक्त है। मतलब ऋग्वेद को जो है ये वार्तालाप शैली में है, और इसको जो विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का आशय होता है। ऋग्वेद के पांडुलिपियों का एक ये पन्ना है, ऋग्वेद का पांडुलिपि है, जो लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद के सबसे पहले छापने में उपयोग किया गया था। अब इसमें विश्वामित्र और नदियों के बारे में जो बातचीत वो दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में। तो ऋग्वेद काल में जो है हमारा जो था, ऋग्वेद काल में क्या था कि ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों, घोड़ों के प्रति जो है के लिए प्रार्थना, मतलब ऋग्वेद जो हमको प्रार्थना मिलता क्या किस चीज़ के लिए? मवेशी के लिए, बच्चे के लिए, खास करके पुत्र के लिए, और घोड़े के प्राप्ति के लिए अनेक ऋचाएँ। घोड़ी की लड़ाई में रथ खींचने में के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते, तो लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी
जहाँ अच्छी चारागाह हो। मतलब लड़ाई जो वैसे ज़मीन के लिए भी जीती जाती थी जहाँ अच्छी चारागाह हो, जैसे जल्दी जल्दी तैयार होने वाली फसलें उपजा जाए। और कुछ लड़ाइयाँ जो है ऐसे स्रोतों के लिए कि बंदी बनाए गए लोगों के लिए लड़ी जाती थी। मतलब कि जो लड़ाइयाँ होती थी वो लड़ाई जो होता था मवेशी के लिए होता था, पुत्र की मवेशी के लिए होता था, और अच्छे किस्म के ज़मीन के हथियाने के लिए, मतलब कब्जा करने के लिए भी लड़ी जाती थी। जहाँ अच्छा चारागाह हो, जहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो, इस तरह की ज़मीन को लड़ाई के लिए किया जाता था। उसके बाद युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, और युद्ध में जो भी जो धन जीते जाते थे उसमें जो है कुछ भाग जो सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को मिल जाता था, और शेष धन लोगों में, आम लोगों में बांट दी जाती थी। और कुछ धन यज्ञ के लिए रखा जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती, ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। देखिए, युद्ध जो हम जीतते थे उससे जो धन प्राप्त होता था उसके कुछ हिस्सा सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिए जाते थे, और शेष धन जो होता था आम लोगों में बांट दिया जाता था। और उसमें से कुछ यज्ञ के लिए रख लेते थे, और यज्ञ में आग की आहुति दी जाती थी, आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, और घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थानीय सेना नहीं होता। मतलब ऋग्वेद की काल की जब बात करते हैं तो देखिए पुरुष देता था, लेकिन उस समय जो कोई स्थानीय सेना नहीं था। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद काल में जो था, या ऋग्वेदिक समाज में था, या ऋग्वेदिक शासन व्यवस्था में जो था, अस्थाई सेना या था या नहीं, तो अस्थाई सेना नहीं था। लेकिन क्या होता था कि जब सभा में लोग जो है मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय पर सलाह मशविरा करते थे, और यहाँ ऐसे लोगों का आना, अपना सरदार भी चुनते थे, और बहादुर और कुशल योद्धा भी इसमें होते थे। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द भी थे कि लोगों का वर्गीकरण जो था काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखेंगे हम लोग कि इसमें दो ऐसे शब्द होते थे जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पहले जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। क्या होता था, पहले होता था, पहला समूह होता था ब्राह्मण, जो ब्राह्मण क्या करते थे, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। दूसरा होता था राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे। ये न तो बड़ी राजधानियाँ होता था और न ही यहाँ महले होते। मतलब जो पहले राजा होता था उसको न तो बड़ी राजधानी होती थी, न उनके पास महले होते थे, न उनके पास सेना थी, न ये कर वसूलते। पराया राजा की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा शासक नहीं बन पाता था। मतलब कि बेटा राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा नहीं बन सकता था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कहता कि जनता या पूरे समुदाय के लिए शब्दों का जो इस्तेमाल होता, जनता जगह जनता जो होता था पूरे या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द इस्तेमाल किया जाता था। एक जन शब्द था, जनता या समुदाय के लिए जन शब्द था जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता था। दूसरा शब्द था विश्व, जिससे हम वैश्य शब्द निकला है, और जिस पे हम अगले ने इसमें नेक्स्ट 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। देखिए याद रखिए, ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए पुरुजन, विषजन, भरतजन, विष, यदुजन, विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। मतलब ऋग्वेद में जो आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद में जो है विष और जन शब्द मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यानी ऋग्वेद की जो प्रार्थनाओं में रचना की है उनको वो अपने आप को क्या कहते थे, आर्य कहते थे कभी कभी। और तथा अपने विरोधियों को दास दस्यु में, खुद को आर्य और अपने विरोधियों को दास दस्यु कहते थे। और दस्यु लोग वो होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। और बाद में समय में दास जो है स्त्रीलिंग यानी दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास कौन होते थे, वो पुरुष और स्त्री जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, और उन्हें उनके मालिक के जायदाद माना जाता था। जो काम मालिक चाहते थे उन्हें वह काम करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरे जगह एक अन्य जगह तरह का विकास हो रहा था, और उसे खामोश प्रहरी महापाषाणिक की हम पढ़ने में। देखिए ये महापाषाणों के लिए हम बात करते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण है। महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, मतलब पत्थरों के बड़े बड़े पत्थरों की कहानी पढ़ेंगे। तो शेष शिलालेख महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। ये पाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले शुरू हुई थी। ये हमको याद रखना कि पाषाण कब्र बनाने की प्रथा 300 साल पहले पूर्व हुई। और ये प्रथा कहाँ का, दक्कन था, दक्षिण भारत में था, उत्तर पूर्वी भारत में था, कश्मीर में था। तो पाषाण कब्र कहाँ का, दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में।
जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। उसके बाद जो है कश्मीर में प्रचलित था। कुछ महत्वपूर्ण हम पुरास्थल मानचित्र 2 में इसमें दिया है, उसको हम देखेंगे। महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी दिखते थे। ये देखिए, ये हमारा महापाषाणिक देखिए कब्र है, ये देखिए दिया, और चारों ये देखिए एक पत्थर ये है, एक पर ये है, एक ये है, एक ये है, फिर छोटे छोटे पत्थर से फिर इस तरह से पत्थर, ये महापाषाणिक पत्थर का ये कब्र है। ये कई पुरातात्विकों को गोला सजाए हुए पत्थर देखे गए और इसमें जो है अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। ये वाली बात, इसकी बात हम कर रहे हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों को सूची बनाई है क्रमबद्ध करेंगे, जैसे गड्ढे को हम पहले गड्ढे खोदना, सूची क्या है, गड्ढे खोदना, शिलालेखों को ढेर कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, इनमें किया जाता था। इस महापाषाण को ताबूत या समाधान इस महापाषाण को जो ताबूत कहा जाता था, और शिष्ट एक पोट होता था जो शायद पत्थरों द्वारा बने होते थे। इन सब कब्रों में कुछ समानता है। देखिए ये जो सारे कब्र थे इसमें कुछ समानता क्या था। मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही मिले लोहे के औजार, हथियार, घोड़े की कंकाल, सामान आदि पत्थर के सोने चांदी गहने, मतलब कि जो लोगों को दफनाया जाता था उसमें उसके रोजमर्रा की चीज़ों को भी डाल दिया जाता था, शायद वो आगे परलोक के जीवन में विश्वास करते थे। क्या हड़प्पा शहर, अब एक क्वेश्चन आया है, क्या हड़प्पा शहर में लोहे का प्रयोग होता था? तो देखिए ये महापाषाण कब्रें, घोड़े की कब्रें, कुल्हाड़ियाँ, ये सब प्राप्त हुई है। ये देखिए छुरा मिला है। ये देखिए उसके बाद हम लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में जानते हैं कि सामाजिक असमानता के बारे में क्या चर्चा की गई। पुरातात्विद कहते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी ये कब्र की तुलना दूसरी कब्र से ज़्यादा मिलती है। ब्रह्मगिरी एक जगह, यहाँ से एक व्यक्ति का कब्र मिला जहाँ 33 सोने के मन के और शंख पाए, मतलब कि ब्रह्मगिरी से जो है एक कब्र मिला है जहाँ 33 सोने के मन के और शंख प्राप्त हुए। दूसरे कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं या दफनाए गए लोग। यहाँ सामाजिक स्थिति की भिन्नता दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे। ये भिन्नता हमको इसमें दिखाई देता है। उसके बाद जो है हम अब बात करने वाले हैं इसके बारे में। हम देखते हैं कि आप कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थे, मतलब कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थे। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। कभी कभी क्या होता था, महापाषाण मतलब उसमें एक से अधिक कंकाल मिलते थे। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक साथ एक ही स्थान पर अलग अलग दफनाया गया था, या बाद में मरने वाले लोगों को फोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ आवश्यक है कि सबों को दफनाए या दोबारा जा सकते थे। अब हम बात करते हैं इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव एक जगह था, यहाँ से भी कई विशिष्ट कब्रें मिली हैं। तो इनाम गांव से विशिष्ट व्यक्ति कब्र प्राप्त हुई। इनाम गांव को देखिएगा, कहता है यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इनाम गांव जो भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है जहाँ से लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को पराया गड्ढे में सीधा लिटाया कर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था, और इन्हें शायद खाना पानी हो दफनाए गए शव के साथ रख दिए जाते थे। बर्तनों में खाना पानी रख दिए जाते थे खाने के लिए। देखिए इसमें क्या, इनाम गांव से हमको कब्र प्राप्त हुआ है, ये लगभग 3600 से 2700 साल पहले के कब्र हैं। और यहाँ पर आया जो है गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था और सिर उत्तर की दिशा था। याद रखिएगा कि इनाम गांव से जो कब्र प्राप्त हुआ वहाँ सिर उत्तर की दिशा होता था, और कई बार उनके घर के अंदर भी दफना दिए जाते थे। और ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना पानी हो दफनाए गए हो उनके सब के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाला मकान आंगन प्राप्त है। देखिए एक ऐसा भी मकान मिला है, एक आदमी था जिसको 5 कमरों वाला मकान था और 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े बंद संदूक दफनाए गए और बस्ती के बीच में बसा हुआ यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में था। इस प्रकार जो है इस घर में अनाज का गोदाम भी था और यहाँ सब के जो है पैर मुड़े हुए थे। इसके बाद कंकालों का अध्ययन इसमें है कि कंकालें हमें क्या बताती हैं। तो देखिए इसकी बात हम करते हैं, क्या होता है कि छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन
एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम ये बता सकते हैं कि कंकाल किस पुरुष या स्त्री का था? कभी कभी लोग कंकाल के साथ साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उन्हें महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर उसकी हस्तियों की जांच करना होता है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती, इसीलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। और ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित था। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम का एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ था। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम का एक वैद्य हुआ था। उन्हें चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखा था, और वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर 660 हड्डियाँ होती थी और ये आधुनिक शरीर में 206 हड्डियाँ होती थी, लेकिन चरक के अनुसार 360 होता था। और वर्तमान में जो है हम लोग 206 हड्डियों के बारे में जानते हैं। अपनी गिनती दांत और हड्डियों को जोड़कर, कार्टिलेज को जोड़कर बनाई जाती थी। इसके बाद इनाम गांव की बात करते हैं। इनाम गांव के का लोग काम धंधे क्या करते थे? तो इसमें है कि देखिए, इनाम गांव जो थे, इनाम गांव के लोग था, यहाँ के लोग जो थे गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मटर, तिल के बीज बोते थे। कई जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। ये कई हड्डियों पर काटने के निशानों का अंदाजा है। कुछ लोग इन्हें खाते होंगे, जैसे गाय है, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ते, घोड़ा, सुअर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, पशुआ इत्यादि मछलियों की हड्डियाँ पाई गई। हड्डियाँ क्या किस चीज़ को पाई गई इनाम गाँव से? तो देखिए, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियाँ भी पाई गई है। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ से जो है बेर और आंवला, याद रखिएगा, बेर और आंवला, जामुन, खजूर की रसभरिया भी प्राप्त हुई है इनाम गांव से। तो आपको याद रखना है इनाम गांव से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ। तब जानवरों में गाय है, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, चितकबरा। यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से जो है हाथी का नहीं है। उसके बाद कृष्ण मृग है, खरहा, नेवला, और बेर, आंवला, जामुन भी और खजूर भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।